Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to cover electrochemistry. ओके सो सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। ठीक है, सबसे पहले अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए ना कि वो है क्या। तो हम डेली लाइफ में बहुत सारे फिनोमिना अकर होते हुए दिखते हैं। अपने सराउंडिंग की अगर हम बात करें तो आप नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में आप क्या क्या यूज़ करते हैं? टेलीविज़न यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, चार्जर हो गया, रिमोट हो गया, ठीक है, और बहुत सारे जैसे बच्चे अपने रिमोट कंट्रोल गेम्स यूज़ करते हैं। तो जितना भी देखा जाए ऑल ओवर करंट का, केमिकल एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम मतलब अधूरे हैं और हमारा कोई भी काम लगभग नहीं हो सकता है। तो अगर आपको टीवी देखना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको जैसे रिमोट होगा तो रिमोट के अंदर आपको सेल डालना होगा। तो वो सेल क्या कर रहा है? सेल के अंदर जो केमिकल है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से हम सेल को यूज़ कर पा रहे हैं। तो यानी कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि दोनों काम हम कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जो कि इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी के बीच में इंटर कन्वर्जन होने वाली रिलेशनशिप को स्टडी करती है। ठीक है, वो हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है। यानी कि हमने ये पढ़ लिया कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। एग्जाम्पल भी देख लिया कि सेल और बैटरी में केमिकल होते हैं, वो वाली केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और इसी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि जब आप बैटरी को चार्ज करो, ठीक है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इन दोनों के इंटर कन्वर्जन की जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करने की जो ब्रांच है हमारी केमिस्ट्री की, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं और ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जो वाइसे वर्सा है वो हमें अभी नहीं पढ़ना है, तो हमको सिर्फ ऐसे डिवाइस के बारे में पढ़ना है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। और ऐसे सेल को, ऐसे डिवाइस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। ठीक है, या फिर गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। तो जो सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हमें पढ़ना है हमारे सिलेबस में वो है डेनियल सेल। डेनियल सेल एक टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो डेनियल सेल के बारे में पढ़ते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो ये कुछ इसका डायग्राम है। कुछ ऐसा सेटअप होता है, दो बीकर होते हैं। जो पहला बीकर है उसके अंदर हमने एक जिंक मेटल की रोड डाली हुई है और जो सेकंड बीकर है उसके अंदर हमने कॉपर मेटल की रोड डाली हुई है। और इस वाले बीकर के अंदर ZnSO4 सॉल्यूशन है और इस वाले बीकर के अंदर CuSO4 सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है जो आपको नोटिस करना है, अब जब तक ये क्या है सेंटर में, दिस इज़ कॉल्ड एज सोल्ट ब्रिज। ठीक है, जब तक हम सोल्ट ब्रिज नहीं लगाएंगे तब तक जो हमारा सेटअप है, यानी कि जो हमारा पूरा का पूरा जो हमने बना रखा है वो कंप्लीट नहीं होगा, सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने ये सोल्ट ब्रिज कनेक्ट कर रखी है जो कि सर्किट को कंप्लीट कर दिया। अब सोल्ट ब्रिज के क्या क्या यूजेस हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे सर्किट में हो क्या रहा है। अब यहाँ पे जो जिंक मेटल है, ठीक है, जिंक मेटल की रोड हमने लगा रखी है, तो इसके अंदर जिंक आयन है। ठीक है, और जहाँ पे ZnSO4 है तो Zn और SO4 2 नेगेटिव के आयन्स भी यहाँ पे मतलब घूम रहे हैं अच्छे से। ठीक है, बीकर में अब क्या होगा, जिंक और कॉपर दोनों हमारे पास मेटल है। ठीक है, तो इनमें से मोर रिएक्टिव कौन सा है? जिंक है। तो जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव टू कॉपर, वो क्या करेगा? ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, यानी कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। हमने पढ़ा हुआ है कि जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है और इसी वजह से वो ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आपको बस इतना याद रखना है कि लॉस ऑफ लियो से याद रखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो लियो एक हमारा वर्ड कोड हो गया जिससे हम याद कर सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। और आप एक ये वाला भी याद कर सकते हो, लॉन, विच इज़ लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। इसको मैं बाद में बताती हूँ आपको। ठीक है, तो जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ये क्या बनाएगा? Zn+2 आयन बनाए। ठीक है, Zn क्या बनाएगा? +2 आयन बनाएगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा।
और कॉपर बीइंग लेस रिएक्टिव ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और यहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो इस साइड पे लेफ्ट साइड में जिंक जो है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है और राइट साइड में जो कॉपर है वो रिडक्शन कर रहा है। अब हमने क्या देखा कि एनोड इज इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्या है कि आपको ये हमेशा याद रखना है कि आपको कभी भी ऐसे याद नहीं करना कि एनोड नेगेटिव होता है या कैथोड पॉजिटिव होता है या एनोड पॉजिटिव होता है कैथोड नेगेटिव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अभी हम जैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है। तो आपको इस तरह से कभी भी याद नहीं करना है कि एनोड पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। आपको कैसे याद रखना है कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पे होएगी, एनोड पे ही होएगी, कभी भी कैथोड पे नहीं होएगी। तो यानी कि अब तक हमने क्या पढ़ा कि जिंक जो है वो लेफ्ट साइड में है, ठीक है, और यहाँ पे जो जिंक है बीइंग मोर रिएक्टिव इट इज़ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होएगी। और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है, हमेशा एनोड पे होती है। तो जिंक वाली साइड पे एनोड प्रेजेंट है, ठीक है, एनोड। इस साइड कॉपर है जो कि लेस रिएक्टिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो यहाँ पे रिडक्शन होएगी और ये कौन सी साइड हो जाएगी, कैथोड। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन है जो अब तक हमने पढ़ी है, ठीक है। तो अब हम वो देख लेते हैं, यहाँ क्या लिखा है, इन अ गैल्वेनिक सेल एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, इन बोथ केसेस इट इज़ द साइट ऑफ ऑक्सीडेशन। तो हमने पढ़ लिया कि एनोड दोनों ही केसेस में ऑक्सीडेशन की साइट होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, वेयर एज इन गैल्वेनिक सेल इट इज़ नेगेटिवली चार्ज। अब ये गैल्वेनिक सेल हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एनोड नेगेटिवली चार्ज है और क्यों है वो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एनोड साइड हमने पढ़ लिया, लेफ्ट साइड है जहाँ पे जिंक की रिएक्शन हो रही है, ये एनोड साइड है। तो इसकी रिएक्शन हम अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जिंक था उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे और क्या बनाया, Zn+2, तो Zn गिव Zn+2 इलेक्ट्रॉन। ऐसी अगर हम कैथोड साइड की रिएक्शन पढ़े तो वहाँ पे कॉपर +2 था, ठीक है, और उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और Cu बना दिया। क्योंकि देखो अब Cu तो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता है ना, तो जो कॉपर +2 आयंस है जो कि यहाँ पे CuSO4 सॉल्यूशन से निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और Cu बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारी एनोड की रिएक्शन हो गई और ये हमारी कैथोड की रिएक्शन हो गई। अब हमें अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे, लेफ्ट साइड की लिखेंगे पहले Zn प्लस में Cu+2 गिव्स Zn+2 प्लस में Cu, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारी हो गई ओवरऑल रिएक्शन। ये मैंने आपको बता दिया, लियो बता दिया, लॉन बता दिया, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी ये बता दिया, Zn बीइंग मोर रिएक्टिव विल लूज इलेक्ट्रॉन इजीली एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। अब हम देखते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, पहले जो लेफ्ट साइड में है उसकी हम रिप्रेजेंटेशन लेफ्ट में करेंगे, बीच में ये 2 डंडी बनाते हैं, ठीक है, जिससे हम इसको सेपरेट करते हैं। देन यहाँ पे राइट साइड में जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है, यहाँ पे Zn कन्वर्ट हुआ है Zn+2 में, तो Zn और यहाँ पे आएगा Zn+2, यहाँ पे Cu+2 कन्वर्ट हुआ है Cu में, तो Cu+2 देन Cu। इस तरह से कुछ हम सेल की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि ये सोल्ट ब्रिज हमने लगाया है और ये क्या कर रहा है, सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, पर क्या इसका सर्किट कंप्लीट करने के अलावा कोई और भी मतलब यूज़ है इसका, कि हम इसको ही क्यों यूज़ कर रहे हैं सर्किट कंप्लीट करने के लिए, और भी चीज़ हम कोई और यूज़ कर सकते हैं। पर यूजेस ऑफ सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ते हैं कि सॉल्ट ब्रिज के और क्या यूज़ होते हैं। पहला कि इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो कि सबसे मेन रीज़न है जिस वजह से हम इसको लगा रहे हैं। सेकंड क्या होता है, इट मेन हमारा यूज़ है सॉल्ट ब्रिज का, वो क्या है, इट मिनिमाइजेज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता क्या है, तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एक वोल्टेज डिफरेंस होता है जो कि अराइज करता है इन द इंटरफेरेंस बिटवीन 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इन कॉन्टैक्ट। यहाँ पे हमारे को 2 इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन दिख रहे हैं कॉन्टैक्ट में, है ना, एक ZnSO4 सोल्यूशन और एक हमारा CuSO4 सोल्यूशन। तो जब 2 इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन कॉन्टैक्ट में आते हैं तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब वहाँ पे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल अराइज होता है, और इस पोटेंशियल इज कोज्ड बाय द डिफरेंसेस इन द मोबिलिटी ऑफ आयंस इन द 2 सॉल्यूशंस। अब यहाँ आयंस जो हैं वो मूव कर रहे हैं दोनों सॉल्यूशंस में, तो वो डिफरेंट उनकी मोबिलिटी होती है, उनकी स्पीड अलग अलग होती है, ठीक है, तो उनके अंदर बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है।
और जो सोल्ट ब्रिज हमारा जो है वो उसी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है, ठीक है, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ सेकंड जंक्शन एंड इंश्योरिंग द आयंस हैव सिमिलर मोबिलिटीज, ताकि वो सिमिलर मोबिलिटी में मूव करें और उनके बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ना हो, मतलब मिनिमाइज करता है, बिल्कुल तो ख़त्म नहीं कर सकता बट इट मिनिमाइजेज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है। जो थर्ड यूज़ है वो हमारा है इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विद इन द सर्किट। अब अगर वो सिमिलर मोबिलिटीज से मूव करेंगे, उनके बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी अपने आप से ही मेंटेन कर लेगा, ठीक है, यानी कि कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा नहीं होगा, कहीं पे भी नेगेटिव चार्ज ज़्यादा नहीं होगा, एकदम न्यूट्रल स्टेट होगी, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस थे हमारे सॉल्ट ब्रिज के। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब ये भी पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड ही है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस दैट डेवलप्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। अब ये ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में डेवलप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड हमारी क्या है, हमने यहाँ पे जिंक मेटल रोड डाल रखी है और यहाँ पे कॉपर मेटल रोड डाल रखी है, और इलेक्ट्रोलाइट हमारे प्रेजेंट है ZnSO4 CuSO4 सोल्यूशन। अब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे अगर हो रहा है कि द सेपरेशन ऑफ चार्जेस एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिजल्ट्स इन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड द सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन। इट इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड इन द हाफ सेल टू लीज ऑन गेन इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ मतलब एक जना लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को और एक जना गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक हमारा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और जो कॉपर है वो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो यहाँ पे जब क्योंकि जिंक जो है इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, एनोड फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि एनोड यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज होएगा, ठीक है, और यहाँ पे कैथोड जो होगा वह आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि जिंक से कॉपर की तरफ मूव कर रहे हैं और नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और करंट कहाँ मूव करेगा हमारा, इस डायरेक्शन में करंट मूव करेगा फ्रॉम कॉपर टू जिंक मेटल, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं, एनोड हमारा नेगेटिवली चार्ज है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, वाटर के अंदर जो हमारा ये सॉल्यूशन है इसके अंदर Zn2+ के आयंस फॉर्म होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज आयन है और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। हमने पढ़ रखा है कहीं पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस पास होते हैं तो वहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। सिमिलरली इधर भी हो रहा है, यहाँ पे जो कैथोड है, ठीक है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, और यहाँ पे जो Cu2+ को नहीं देखना है आपको, ठीक है। आप यहाँ पे क्या लॉजिक लगाओगे कि जो Cu2+ है वो यहाँ पे आप देखो Cu2+ तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता है, तो हमने यहाँ पे इक्वेशन भी लिखी थी, तो हमने क्या लिखा था, जो कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ठीक है, आई एम सॉरी, मतलब कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो Cu+2 आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और Cu बना रहा है, ठीक है। तो जितना भी Cu+2 था वो कॉपर में कन्वर्ट होता जा रहा है, जो हमारा सॉल्यूशन में CuSO4 से हमें Cu+2 मिला था वो तो कॉपर में कन्वर्ट होता जा रहा है, और वो जो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है वो यहाँ पे कॉपर मेटल रोड पे इकट्ठा होता जा रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे इकट्ठा होता जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कॉपर, और Cu+2 आयन कम होते जाएंगे क्योंकि सारे Cu+2 आयन कॉपर में फॉर्म होते जा रहे हैं। अब इस सॉल्यूशन में बचेगा क्या, SO4 2 नेगेटिव आयंस। तो जो SO4 2 नेगेटिव आयंस है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ पे प्रेजेंट है। तो 2 नेगेटिव आयंस यहाँ पे ये नेगेटिवली चार्ज हो गया और कैथोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, इस वजह से यहाँ पे भी इलेक्ट्रोड मतलब यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। अब जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, मतलब ये डिफरेंट स्टेट्स पे कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सभी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ से एक न्यू टर्म आई विच इज़ कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्यों लाया गया कि अगर हम किसी इन्हीं सभी स्टेट को, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सबको अगर हम फिक्स कर दें, ठीक है, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। When the concentration of all the species involved in the half cell is unity, ठीक है, concentration हमने फिक्स कर दी unity, then the electrode potential is known as standard electrode potential. Both zinc and copper side potential will be different, assuming you want to calculate the potential of zinc side only. So अब देखो जिंक और कॉपर साइड दोनों का पोटेंशियल देखो अलग अलग होएगा, है ना। तो अब अगर मान लो आपको सिर्फ जिंक साइड का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है,
सो क्या हमको सिर्फ जिंक जिंक कनेक्ट करना पड़ेगा, कॉपर कनेक्ट नहीं करेंगे हम? अगर मान लो आपको दोनों जिंक और कॉपर का पोटेंशियल नहीं निकालना है, सिर्फ एक का निकालना है, तो क्या हम सिर्फ उसी एक को कनेक्ट करेंगे? तो आंसर होता है नो। क्यों? क्योंकि जो सेल है वो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दोनों से मिलके बना है। तो रीडिंग जो आएगी वो तभी आएगी जब हम दोनों को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इफ़ वी कनेक्ट वोल्टमीटर विल बी द रिजल्ट ऑफ बोथ इफेक्ट्स। तो जब भी हम वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं तो जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आता है कैलकुलेट होके, ठीक है, जो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आती है वो दोनों के इफेक्ट की वजह से होती है, जिंक की वजह से भी और कॉपर की वजह से भी। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर आप इस सेटअप में वोल्टमीटर को कनेक्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है, एंड एज्यूम करते हैं कि आपकी यहाँ पे वोल्टेज आ रही है 1.5 वोल्ट, तो ये 1.5 वोल्ट क्या सिर्फ कॉपर की वजह से आ रही है, या फिर क्या ये 1.5 वोल्ट सिर्फ जिंक की वजह से आ रही है? नहीं, ये दोनों की इफेक्ट की वजह से आ रही है, ठीक है। और अगर आप किसी एक का निकालना चाहते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, आप कह रहे हो कि नहीं हम ये तो दोनों की वजह से आ रही है, पर मुझे तो सिर्फ जिंक का पता करना है कि जिंक की वजह से कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो अब ये कैसे आप पता करोगे? क्योंकि सेल के तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दोनों होते हैं ना, तो जब आप दोनों को लगाओगे तभी आप पता कर पाओगे पोटेंशियल। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर आपको किसी एक साइड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो तो वो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म आई SHE विच इज़ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हम फिज़िक्स में कैसे करते हैं ना कि अगर आपको किसी की स्पीड निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, कुछ भी अगर हम क्वेश्चन हमको सॉल्व करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं कि हाँ चलो हमने ये रेफरेंस पॉइंट ले लिया और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से इसको ओरिजिन मान के इसकी लेंथ मेजर कर लेते हैं या इसकी वेलोसिटी मेजर कर लेते हैं। कुछ भी अगर आपको करना है तो आप क्या करते हो, एक रेफरेंस पॉइंट को एज्यूम करते हो। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हमने किया कि हमने क्या किया, SHE रेफरेंस इलेक्ट्रोड, हमने एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड ले ली, ठीक है, जो कि एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड थी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हमने एक हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड ली, ठीक है, जिसको हम 0 पॉइंट एज्यूम करते हैं, ठीक है, डिफाइन एज द 0 पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल स्केल, जिसका हमने पोटेंशियल स्केल पर 0 पॉइंट बता दिया। यानी कि अगर मान लो हमने बोला कि दो बच्चे हैं, रोहन और सोहन, ठीक है, ये दो बच्चे हैं। अब इन दोनों के मिला के मैंने बोला कि इन दोनों के मिला के मार्क्स आए हैं 30, ठीक है। अब मैंने बोला कि चलो मुझे तो सिर्फ रोहन के मार्क्स बताओ, ठीक है, तो तुम कैसे बताओगे? नहीं बता सकते हैं ना, जब तक आपको पता नहीं होगा कि सोहन के कितने मार्क्स आए हैं। बट अगर आप ये फिक्स कर दो कि सोहन के तो 0 मार्क्स आए हैं, ये तो बच्चा पढ़ता ही नहीं है, इसके तो 0 ही आए हैं पक्का, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि रोहन के 30 होंगे, क्योंकि अगर सोहन के 0 हैं तो रोहन के 30 ही होंगे। तो यहाँ पे हमने एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया कि हमने एक इलेक्ट्रोड, अब हम एक इलेक्ट्रोड तो नहीं लगा सकती, हमने पढ़ लिया, क्यों? क्योंकि सेल के दोनों हमारे टर्मिनल होते हैं। तो अगर हमको एक इलेक्ट्रोड ऐसी ले ले जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 ही रहे हमेशा, ठीक है, उसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान के यहाँ पे फिक्स कर दें, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वोल्ट मीटर लगाने पे, तो वो हमारा क्या होगा, सेकेंड इलेक्ट्रोड को होएगा, ठीक है। तो कुछ हमारा ऐसा ही काम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड करती है, तो इसी वजह से हम उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, जिसकी एक फिक्स्ड 0 पॉइंट वैल्यू होती है ऑन द इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल्स की। It consists of the platinum electrode immersed in a 1 molar solution of H plus ions. मोलैरिटी कितनी होती है 1 मोलर, with hydrogen gas at 1 atmospheric pressure. प्रेशर कितना होता है 1 एटमोसफेयर, ठीक है। दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज आर्बिट्रेरी डिफाइंड एज 0 वोल्ट्स, मतलब होता नहीं है बट आर्बिट्रेरी हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसको ज्यूम कर रहे हैं कि उसका जो वोल्टेज होती है वो 0 वोल्ट होती है हर एक टेम्परेचर पे, प्रोवाइडिंग अ बेस लाइन फॉर मेजरिंग द, जो हमें एक बेस लाइन प्रोवाइड करती है, एक बेस प्रोवाइड करती है, फिर एक रेफरेंस प्रोवाइड करती है टू मेजर द पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये हो गया हमारा SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो कि एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसको हम एज्यूम करते हैं कि उसकी जो वोल्टेज है वो 0 वोल्ट होएगी, और उसकी मदद से हम किसी भी एक साइड के मतलब मेटल रोड का हम वोल्टेज डिफरेंस आराम से पता कर सकते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी 2 तरह का होता है। अब यहाँ पे मैंने बात करी थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे एनोड नेगेटिव है, यहाँ पे Zn+2 आयंस है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कैथोड पॉजिटिव है, यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव आयंस है, इसकी वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। पर इनमें से एक होता है अलग तरह का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक होता है दूसरे तरह का। तो 2 तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं।
ठीक है। द फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और द सेकंड वन इज रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऊपर जो हमने केस देखे उसमें से एक होगा हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक होगा हमारा रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये है क्या, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स और गेट ऑक्सीडाइज। अब सीधा सा उसके नाम में लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ऐसा मतलब टेंडेंसी कि वो ऑक्सीडाइज हो, ठीक है। और ऑक्सीडाइज कौन होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, तो टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स और गेट ऑक्सीडाइज। ऐसे रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन और गेट रिड्यूस, ठीक है। तो ये होगी हमारी टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि अगर हमको निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक SHE की मदद लेते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद लेते हैं और हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम E0 से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ रिटन एज दिस E0, ठीक है। अब अगर हमें ये निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल Cu+2। अब देखो ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं ना, इनकी टेंडेंसी होती है कि ये हमेशा रिवर्स होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। यानी कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो रिडक्शन पोटेंशियल है, ये हमेशा नेगेटिव साइन से रिप्लेस होते हैं। यानी कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारा 1 है, ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल -1 होगा। अगर ये हमारा 0.25 है तो ये हमारा -0.25 होगा। यानी कि वैल्यू इनकी दोनों की सेम होती है, बस ये साइन इनके अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो आप रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लोगे, सिंपली इसका साइन चेंज करके ऐसे रिडक्शन पोटेंशियल से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल सकते हो। तो अब एक एग्जांपल हमको गिवन है, जैसे Cu+2 से कॉपर गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज करा तो रिडक्शन हो रहा है, तो ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है जो कि 0.34 वोल्ट गिवन है। जस्ट अ मिनट, ओके। ऐसे ही अगर Cu से Cu+2 गया, ठीक है, तो अगर हमको इसका अपोजिट निकालना है तो सीधा हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। देखो जस्ट अ मिनट, ओके। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये हो गया हमारा रिडक्शन पोटेंशियल, और ये हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट साइन में होंगे। अब आती है ये टेबल जो कि हमारे को NCERT में गिवन है। अब अगर हम बात करें कि क्या आपको ये टेबल लर्न करनी है, तो बिल्कुल भी नहीं, आपको ये टेबल लर्न नहीं करनी है, ठीक है। अब इसको बस आप थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इसमें ऑब्जर्व करने वाली चीज़ क्या है कि जैसे देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये हाइड्रोजन सेंटर में गिवन है, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल हो गया जो कि हमने 0 वोल्ट एज्यूम करा है, ठीक है। इसके ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी पॉजिटिव में आ रही है, ठीक है। नोटिस करने वाली चीज़ यही है कि इसके अंदर जितनी भी ऊपर वैल्यूज़ है वो सारी पॉजिटिव में है, और जितनी भी नीचे वैल्यूज़ है वो सारी कैसे हैं, नेगेटिव साइन में। अब अगर ये सारी अब पॉजिटिव साइन में आ रही हैं तो हम सीधा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका रिडक्शन हुआ होगा, है ना। इनका क्या हुआ होगा, रिडक्शन हुआ होगा। और अगर ये सारे नेगेटिव साइन में हैं तो इनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन हुआ होगा। ठीक है, तो जितनी भी पॉजिटिव साइन वाली होती है उनका सबका रिडक्शन होता है, और जो नेगेटिव साइन वाली होती है उनका सबका ऑक्सीडेशन होता है। अ नेगेटिव E0 मीन्स दैट द रेडॉक्स कपल इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन दिस H+ दिस कपल। तो नेगेटिव E0 क्या बता रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऐसी पॉजिटिव E0 वैल्यू क्या बता रही है कि इसका रिडक्शन हुआ है, और रिडक्शन हुआ है तो यानी कि ये गुड
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या फिर एक वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बस यही ऑब्जर्व करते हैं कि पॉजिटिव साइड वालों का रिडक्शन हुआ है, नेगेटिव साइड वालों का ऑक्सीडेशन हुआ है, और क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो इट इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, सो इसके बाद हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अभी हमने निकाला एक साइड का पोटेंशियल, कैसे निकाला? एसएचजी की मदद से, है ना। अब अगर हमारे को सेल का, पूरे सेल का पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? उसका एक फॉर्मूला होता है, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब देखो कैथोड पे क्या हो रही है हमारी? रिडक्शन, और रिडक्शन वाली वैल्यू सारी पॉजिटिव है, आप देख रहे हो, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर ई नॉट कैथोड हमेशा पॉजिटिव है तो ई नॉट सेल हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो ई नॉट सेल निकालने का हमारा फॉर्मूला है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी क्योंकि ई नॉट कैथोड पे हमारी रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन वैल्यू सारी की सारी पॉजिटिव है, ठीक है। अब जब भी आपको ई नॉट सेल निकालना है, या आप ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड की जो वैल्यूज ले रहे हो, ये ध्यान रखना है कि आप हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ले लो। यानी कि अगर मैं आपको दे दूं कि मैंने आपको ई नॉट कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है उसकी वैल्यू दे दी और एनोड की दे दी, जैसे कि यहाँ पे हमको गिवन था, हाँ, जैसे कि ये ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये क्या है? एनोड की वैल्यू है, एनोड की वैल्यू है, और ऊपर वाली हमारी कैथोड की वैल्यू है। तो ई नॉट एनोड और ई नॉट कैथोड की वैल्यू हमें गिवन है। अब हमें निकालना है तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल लेना है ओनली, हम कभी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं ले सकते। ये हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो इसको हम नहीं लेंगे, ये हम क्या लेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। और अगर हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालना जानते हैं, अपोजिट साइन कर देंगे, ठीक है। ई नॉट सेल हमेशा पॉजिटिव होगा, मैं आपको बता चुकी हूँ। कैथोड हैज मोर रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड पे हमारा रिडक्शन होता है तो उसका मोर रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है। क्योंकि ये वाला कैथोड जो है इस पर हमारा रिडक्शन हो रहा है, इसकी वजह से इसकी सारी पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसका मोर रिडक्शन पोटेंशियल होता है, जिसकी वजह से ई नॉट सेल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आपको मैंने वैल्यू दे रखी है ई नॉट एम जी प्लस टू से एम जी जाने की वैल्यू है -2.37 वोल्ट, और ई नॉट एन ए प्लस से एन ए जाने की वैल्यू है -2.71 वोल्ट। अब ये आपको खुद एस्यूम करना, पता लगाना है कि कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है। अब कैथोड का हमें पता है कि हमेशा मोर रिडक्शन पोटेंशियल होएगा, तो इन दोनों वैल्यू में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? नेगेटिव में तो छोटी वाली वैल्यू बड़ी होती है, तो -2.37 वोल्ट इज बिगर देन -2.71, तो ये वाली हमारी कैथोड की वैल्यू हो जाएगी और ये वाली हमारी एनोड की वैल्यू हो जाएगी। अब आपको निकालना है ई नॉट सेल, तो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। अब हमने ये देख लिया कि ये देखो ई नॉट एम जी प्लस टू से एम जी जा रहा है, तो यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल है, एम जी प्लस टू से एम जी जा रहा है, और यहाँ पे भी एन ए प्लस से एन ए जा रहा है, तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे गिवन होता ई नॉट एम जी स्लैश एम जी प्लस टू, यानी कि ई नॉट ये ऐसे देने की बजाय ऐसे गिवन होता है एम जी स्लैश एम जी प्लस टू, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है। यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो हमको यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी पड़ती। हम क्या लेते? 2.37 पॉजिटिव में लेते, लेकिन ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो हमको कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब हमने कैथोड एनोड पता लगा दिया, अब सीधा फॉर्मूले में पुट करेंगे, -2.37 प्लस में 2.71, हमारे को क्या मिला? 0.34, और हमने क्या बोला था? ई नॉट सेल हमेशा पॉजिटिव आएगा, और वो आया भी है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखो ये हमने निकाला स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, जिसको हम ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हमें सेल पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, अगर हमें सेल पोटेंशियल निकालना है जिसको हम नर्स इक्वेशन भी कहते हैं, तो वो हम कैसे निकालेंगे? ई सेल जो कि सेल पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल -2.303 RT अपॉन NF, लोग प्रोडक्ट आयन अपॉन रिएक्टेंट आयन। 2.303
कांस्टेंट वैल्यू है, आर हमको पता है, टी टेम्परेचर है, एन नंबर ऑफ मोल्स, एफ फेरेडेज कांस्टेंट है, एफ हमारा फेरेडेज कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। ठीक है, लॉग प्रोडक्ट आयन अपॉन रिएक्टेंट आयन। अब ये प्रोडक्ट आयन अपॉन रिएक्टेंट आयन कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो ई सेल का फॉर्मूला सिंपल सा है, ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग प्रोडक्ट आयन अपॉन रिएक्टेंट आयन। और इसी फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, कांस्टेंट टेम्परेचर अगर हम बोल देते कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 298 केल्विन, तो ई नॉट सेल ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग पी अपॉन आर। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देंगे टेम्परेचर लगा के, तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी मैंने 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट आयन अपॉन रिएक्टेंट आयन। अब मान लो हमको ये इक्वेशन गिवन है Zn प्लस सी यू प्लस 2, फाइनल इक्वेशन हमने बना ली, गिव Zn प्लस 2 प्लस सी यू, हमने जो अभी बनाई थी ना सबसे ऊपर। तो अब ई सेल इसका निकालने को हमको गिवन है कि निकालो इसका सेल पोटेंशियल कितना है। तो ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट आयन अपॉन रिएक्टेंट आयन वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, ये वाला। अब ई नॉट सेल मैंने आपको निकालना सिखा दिया है। ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, हमको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होगा, उसको हम ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास ई नॉट सेल आ जाएगा। अब ई नॉट सेल हमको मिल गया 0.059 अपॉन में एन, एन यहाँ पे क्या है देखो, जिंक Zn प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे 2 आयन का कन्वर्जन हुआ है, और Cu प्लस 2 भी Cu में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि 2 आयन के एक्सचेंज हुए हैं। तो एन जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो क्या होगा 2। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 2 लॉग प्रोडक्ट आयन अपॉन रिएक्टेंट आयन। प्रोडक्ट यानी कि इस राइट साइड में जो प्रोडक्ट आयन है, प्रोडक्ट आयन कौन सा Zn प्लस 2 है ना, ये Cu कोई भी आयन नहीं होता, तो Zn प्लस 2 अपॉन में रिएक्टेंट आयन कौन सा है Cu प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया ई सेल निकालने का, दैट इज ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, एन की वैल्यू क्या है 2 क्योंकि 2 आयन का एक्सचेंज हुआ है, लॉग प्रोडक्ट आयन अपॉन में रिएक्टेंट आयन। ठीक है, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे गिवन होता आयन के आगे कोई भी एक नंबर, जैसे यहाँ पे 2Cu प्लस 2 होता, बैलेंस करने के बाद आपको हमेशा इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे Cu प्लस 2 का स्क्वायर आ जाता। ठीक है, जो भी यहाँ पे आगे इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो यहाँ पे स्क्वायर में चली जाएगी या क्यूब में चली जाएगी, जो भी है वो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, जैसे ये वाली इक्वेशन है Na प्लस में Cu प्लस 2 गिव Na प्लस प्लस में Cu, इसको हमने बैलेंस किया तो क्या मिला 2Na प्लस में Cu प्लस 2 गिव्स 2Na प्लस प्लस Cu। अब कैसे निकालेंगे ई सेल, ई नोट सेल कैसे निकालेंगे, अगेन हमको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होगा, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड करेंगे। ठीक है, देन माइनस 0.059 अपॉन में एन का एक्सचेंज कितना हुआ, Cu प्लस 2 से Cu गया, तो यानी कि 2 आयन्स का एक्सचेंज हुआ है। यहाँ पे भी Na से Na पॉजिटिव गया, लेकिन 2 आयन्स हैं तो 2 आयन्स का एक्सचेंज हो गया, तो अपॉन में 2 आ गया। लॉग प्रोडक्ट आयन क्या है हमारा Na प्लस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 आगे है हमारा कॉन्स्टेंट, तो 2 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे रिएक्टेंट आयन कौन सा है Cu प्लस 2, तो ओनली Cu प्लस 2 आ जाए। तो इस तरह से हम निकालते हैं ई सेल की वैल्यू। तो हमने ई नोट सेल की वैल्यू निकालना सीख लिया, इसको अच्छे से इस फॉर्मूले को याद रखना। ऐसे ही हमने ई सेल की वैल्यू निकालना सीख लिया विद द हेल्प ऑफ ई नोट सेल, जो आपको ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है, आई विल हेल्प यू। नेक्स्ट आता है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो बात करें तो आप थोड़ा सा ध्यान करो कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती थी, कितनी यूज़फुल एनर्जी है जिसको हम वर्क के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी जो कि हम वर्क के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी का हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो पढ़ते हैं वो होता है माइनस NF E नॉट सेल, जहाँ पे N हमें ऑलरेडी पता है, F हमारा वही फेरेडेज कॉन्स्टेंट, और E नॉट सेल हमने ऊपर कैलकुलेट करना सीखा था। तो इसके फॉर्मूले की मदद से हम गिब्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, इक्विलिब्रियम ई सेल विल बी 0। इक्विलिब्रियम में जो ई सेल की वैल्यू होती है वो क्या होती है 0। यहाँ पे हमने ई सेल का फॉर्मूला पढ़ा, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग पी अपॉन आर, है ना। अगर इक्विलिब्रियम होगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कोई होगा नहीं, है ना, तो ई सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूले में ई सेल की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ई नॉट सेल यहाँ पे आ जाएगा,
है ना। तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ई नोट सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू ई नोट सेल की हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से ही ई सेल को हमने इस इक्वेशन में पुट करा, तो हमारी ई नोट सेल की वैल्यू क्या आई, 0.059/n लॉग के सी। यहाँ पे के सी क्या है, वही लॉग पी अपॉन आर जैसे हम लिखते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको हम के सी की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, जो कि एक कॉन्स्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारा हो गया ई नॉट सेल की वैल्यू फॉर द इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। और गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू हमने पढ़ ली -NF ई नॉट सेल। अब हम पढ़ते हैं कि कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। कुछ टर्म्स बेसिक सिंपल टर्म्स आएंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या होती है। अब देखो, हमने बेसिक सा फॉर्मूला हमारे बचपन में पढ़ा हुआ है कि फिजिक्स में हम पढ़ते थे कि R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, ठीक है। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन में एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे R हमारा रेजिस्टेंस है, रो हमारा रेजिस्टिविटी है, L हमारा लेंथ है, A हमारा एरिया, ठीक है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। हमें पता है रेजिस्टेंस क्या होता है। अब हमें कंडक्टेंस क्या होता है ये पढ़ना है। कंडक्टेंस को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो जी विल बी इक्वल टू 1/r, ठीक है। और हमारा रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम, है ना, ओम। तो जी कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ आर है तो ओम इनवर्स, ठीक है। या फिर हम इसको मोह भी बोलते हैं और एक साइमन भी बोलते हैं। ये 3 यूनिट हो गई हमारी कंडक्टेंस। जिस तरह से कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, उसी तरह से आती है कंडक्टिविटी, जो कि के से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू के, जिसको हम लिखते हैं 1 रेजिस्टिविटी। इसकी यूनिट क्या होगी, ओम मीटर हमारी यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी की क्या होगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। उसी तरह से ओम इनवर्स को हम लिखते थे मो, तो ओम इनवर्स की जगह पे हम डाल देंगे पूरी की जगह पे मो मीटर इनवर्स, ऐसे ही साइमन मीटर इनवर्स। ये हो गई हमारी कंडक्टिविटी, ओके। हमने पढ़ लिया कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है। ये 4 टर्म्स हमने पढ़ लिए। अब देखो, कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन। अब जो कंडक्टिविटी है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड्स करती है, ठीक है। अगर हम कंडक्टिविटी कैलकुलेट करें तो हम कितनी कंसंट्रेशन ले रहे हैं बीकर में, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, हमेशा अलग अलग वैल्यू आएगी। तो यहाँ से एक टर्म आती है मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम लिखते हैं डेल एम से, इस तरह से, इस सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी को, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली के कंडक्टिविटी अपॉन में कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है तो हम उसको कंसंट्रेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी विच इज़ के अपॉन में कंसंट्रेशन सी, ठीक है। यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई अभी हमें करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन हमेशा मोलैरिटी में होती है यूजुअली, और यहाँ पे हमने सब कुछ मीटर में लिया है, ठीक है, क्योंकि हम के को मीटर में लेते हैं, तो यहाँ पे इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि सारी टर्म एक ही यूनिट में आ जाए। तो लैम्डा एम विल बी इक्वल टू के इंटू में 1000 अपॉन सी। ये हो गया हमारा मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। और बेसिकली जनरली इस चैप्टर में आपकी कंसंट्रेशन यूजुअली मोलैरिटी ही होती है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन की जगह पे आपको मोलैरिटी की वैल्यू ही पुट करनी होती है। अब आती है एसआई यूनिट की बारी। तो एसआई यूनिट यहाँ पे क्या होगी, साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है। कापा की यूनिट क्या है, सॉरी के की यूनिट क्या है, साइमन मीटर इनवर्स, हमने अभी पढ़ी, पुट कर देते हैं साइमन मीटर इनवर्स अपॉन कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है, मोल मीटर की माइनस क्यूब, क्योंकि हमने इसको मीटर में यूनिट चेंज कर दिया ना वॉल्यूम को 1000 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ से मीटर जब हम कैंसिल कर देंगे तो ये ऊपर जाएगा मीटर क्यूब, तो क्या बनेगा, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हमारी यूनिट होती है मोलर कंडक्टिविटी की, ओके। अब एक कांस्टेंट आता है जी स्टार विच इज़ कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट, जी स्टार। जी हमारा क्या है, कंडक्टेंस है, जी स्टार हमारा सेल कांस्टेंट है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जी स्टार इज सेल कांस्टेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल अपॉन ए से, यानी कि लेंथ अपॉन एरिया का जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट जी स्टार। जी स्टार इज इक्वल्स टू एल अपॉन ए। अब यहाँ से हम एक रिलेशन बनाएंगे
वही हमारा फॉर्मूला लेंगे बेसिक सा, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए हमने लिया, तो आर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन रो, है ना, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, और रो को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन आर रेजिस्टेंस, है ना, एक दूसरे का रेसिप्रोकली तो है, और एल अपॉन ए तो है ही हमारा, और 1 अपॉन रो को हम क्या लिखते हैं, के, है ना, और 1 अपॉन आर को क्या लिखते हैं, जी, यानी कि बेसिकली हमें आर और रो को के और जी की फॉर्म में लाना है। ठीक है, और एल अपॉन ए हमने पढ़ा अभी कि वो क्या होता है, जी स्टार होता है सेल कांस्टेंट, तो के इज इक्वल्स टू जी जी स्टार। ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपका बहुत यूज़ आएगा, तो इसको ध्यान में रखना है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो सिंपली इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे, तो इसको अच्छे से नोट कर लेना। देन आता है मोलर कंडक्टिविटी, हम पढ़ चुके हैं डेल एम, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसको बोलते हैं हम लैम्डा नॉट एम। ठीक है, लैम्डा नॉट एम इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल एम, जो भी है ये। ठीक है, व्हेन डाइल्यूशन इज इनफाइनाइट, जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएगा। देखो अब जो ये है मोलर कंडक्टिविटी, वो किस पर डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। हमने अभी पढ़ा के अपॉन कंसंट्रेशन होता है, तो अगर आप किसी के अंदर बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हो, हम पढ़ रहे हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, डाइल्यूशन मतलब हम पानी डालते जा रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर उसके अंदर आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दोगे तो कंसंट्रेशन अपने आप लो हो जाएगी, है ना, क्योंकि डाइल्यूशन बढ़ गया है। अब जब डाइल्यूशन बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन लो होगी और मिनिमाइज हो जाएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि डाइल्यूशन हमारा इनफाइनाइट है। ठीक है, तो अगर डाइल्यूशन बढ़ा, कंसंट्रेशन कम हुई, तो डेल एम जो ये है मोलर कंडक्टिविटी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाएगी कब, जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हो, तो उसी को ही हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है अब हमारी मोलर कंडक्टिविटी की। ठीक है, देन एक फॉर्मूला आता है सिंपल सा अल्फा, जिसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि होता है मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये सारी टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है। देन लास्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो होता है कोलरॉशेस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, अब ये लॉ क्या कहता है, मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो हमने मोलर कंडक्टिविटी निकालनी सीख ली, है ना, इस फॉर्मूले से, के इनटू में 1000 अपॉन में कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेंगे, लेकिन अगर हमें ये निकालना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डेल नॉट एम, तो ये कैसे निकालेंगे, तो ये हम इस लॉ से निकालते हैं, जो कि कोलरॉशेस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही होएगा ये वाला लॉ अप्लाई। ठीक, कैन बी एक्सप्रेस द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंसंट्रेशंस फ्रॉम इट इंडिविजुअल आयन। अगर मान लो जैसे कि ये आपको इलेक्ट्रोलाइट गिवन है, ये वाला आपको क्वेश्चन में ये वाला आयन गिवन है A2B इज इक्वल्स टू, ओनली इलेक्ट्रोलाइट आपको क्वेश्चन में गिवन है A2B। ठीक है, अब आपको इसको निकालना है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर कह दो आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको K गिवन है, ठीक है, और आपको इलेक्ट्रोलाइट का नाम गिवन है, बस और कुछ गिवन नहीं है। अब आपको निकालना है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा निकालने के लिए हमें लैम्डा एम निकालना पड़ेगा और डेल नॉट एम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें K गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, कंसंट्रेशन गिवन होगी, वो डाल देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगी मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैसे निकालेंगे, A2B हमको गिवन है, तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे आयंस की फॉर्म में, तो क्या बनेगा 2A प्लस में B की पावर -2, इस तरह से इसको हम ब्रेक करेंगे, है ना। तो ये हमारे को लॉ क्या कहता है, इट कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ द इंडिविजुअल कंसंट्रेशन, इनकी जो इंडिविजुअल कंसंट्रेशन है उसके सम को हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 टाइम्स 2 ऑलरेडी हमारे पास कांस्टेंट है, तो उसको हम लिखे रहेंगे। अब हमें लिखना है इंडिविजुअल कंसंट्रेशन, तो इंडिविजुअल कंसंट्रेशन ए की कितनी होगी, लैम्डा नॉट ए।
इसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं जो पूरी मोलर कंसंट्रेशन होती है, और एक आयन की कंसंट्रेशन को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए की जो कंसंट्रेशन होगी वो होगी लैम्डा नॉट ए। इसी तरह से यहाँ पे कोई भी हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, तो लैम्डा नॉट ऑफ बी की पावर -2 इसकी जो इंडिपेंडेंट मतलब इंडिविजुअल कंसंट्रेशन होगी वो हम ऐड कर देंगे। तो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे हमारा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। आई होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।